जय हिंद। इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी इकोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर ये कहें कि लैंड इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, बायोम का मतलब क्या होता है, ऐसी सभी छोटी छोटी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में। टेरेस्ट्रियल बायोम का मतलब क्या होता है, कौन कौन से मेजर बायोम्स देखने को मिलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। और इकोसिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बातचीत की हुई है। इकोसिस्टम ये जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहली बार कॉइन किया एजी टेंसले ने। किसने कॉइन किया? एजी टेंसले ने कॉइन किया। और कब कॉइन किया? 1935 में कॉइन किया। इकोसिस्टम ये जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहली बार एजी टेंसले ने कॉइन किया। और कब कॉइन किया? 1935 में कॉइन किया। सवाल आता है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोई ऐसा पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, कोई ऐसा स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन के थ्रू एक सेल्फ सस्टेनिंग लिविंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को क्या बुलाया जाता है? इकोसिस्टम बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, कोई ऐसा स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन के थ्रू एक सेल्फ सस्टेनिंग लिविंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। ऐसे स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को क्या बुलाया जाता है? इकोसिस्टम बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। जब यही इकोसिस्टम एक लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलता है तो ऐसे लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम को ही क्या बुलाया जाता है? बायोम बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन के थ्रू एक सेल्फ सस्टेनिंग लिविंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। ऐसे स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को क्या बुलाया जाता है? इकोसिस्टम बुलाया जाता है। और जब यही इकोसिस्टम एक लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलता है तो ऐसे लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम को ही क्या बुलाया जाता है? बायोम बुलाया जाता है। ये जो बायोम होता है, इट इज जनरली कैरेक्टराइज्ड एंड नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट वेजिटेशन। उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो डोमिनेंट वेजिटेशन होती है उसके नाम के ऊपर ही ये जो बायोम होता है इसका नाम रखा जाता है। वेजिटेशन के नाम के ऊपर ही नाम क्यों रखा जाता है? बिकॉज वेजिटेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है, या फिर ये कहें कि ज्यादा एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, कोई भी दो बायोम्स सेम नहीं हो सकते हैं। कोई भी दो बायोम्स सेम नहीं हो सकते हैं। सेम क्यों नहीं हो सकते हैं? बिकॉज किन्हीं भी दो बायोम्स में अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी, किन्हीं भी दो बायोम्स में अलग जियो इकोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगी, किन्हीं भी दो बायोम्स में अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगी, किन्हीं भी दो बायोम्स में अलग लाइफ देखने को मिलेगी, अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो कोई भी दो बायोम्स सेम नहीं होते हैं। इन जनरल अगर बात करें तो किसी भी बायोम के अंदर जो बायोटा होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव मिनिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ मिनिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और किसी भी बायोम के अंदर मोर और लेस यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इन जनरल अगर बात करें तो कोई भी बायोम है उसकी बाउंड्री कैसे डिटरमाइन होती है? उसकी बाउंड्री डिटरमाइन होती है जियो इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के थ्रू। भाई बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं ये कोई एरिया है और इस एरिया में ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है।
इस एरिया के बियॉन्ड ये कोई एरिया है और इस एरिया में मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, दोनों एरियाज की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं, तो ये जो सेपरेटिंग बाउंड्री है, ये सेपरेटिंग बाउंड्री जो है वो डिफाइन करेगी कि एक बायोम ये होने वाला है और दूसरा बायोम ये होने वाला है। इन जनरल जो बायोम होता है उसकी बाउंड्री कैसे डिटरमाइन होती है? एक तो जियो इकोलॉजिकल कंडीशंस के थ्रू कि वहां पे वेजिटेशन कैसा है, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, और दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशंस के थ्रू कि वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वहां पे प्रेसिपिटेशन कैसा है। तो इन दो चीजों से किसी भी बायोम की बाउंड्री डिटरमाइन होती है। अच्छा, ये जो बायोम्स होते हैं इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम, या फिर ये कहें कि एक होते हैं लैंड बायोम्स और दूसरे होते हैं एक्वेटिक बायोम्स। ये जो बायोम्स होते हैं इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो ब्रॉड कैटेगरीज? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम और दूसरे होते हैं एक्वेटिक बायोम। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो बायोम होते हैं इनको मोटा मोटा दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम और दूसरे होते हैं एक्वेटिक बायोम। सबसे पहले हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में। बहुत सिंपल है, लैंड बेस्ड कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज। जो लैंड बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं वो मिलके क्या फॉर्म करती हैं? वो टेरेस्ट्रियल बायोम को फॉर्म करती हैं। और ये जो लैंड बेस्ड कम्युनिटीज हैं इनके अंदर बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में भी बात की जाती है और ए बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में भी बात की जाती है। बट ऑब्वियस सी बात है, बायोम है क्या? लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम है। और किसी भी इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं। फर्क सिर्फ कितना है कि जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में तो हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं लैंड बेस्ड कम्युनिटीज के बारे में। बाकी ये जो लैंड बेस्ड कम्युनिटी है इसके अंदर बायोटिक इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है और ए बायोटिक इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है। और हम बात कर रहे हैं बायोम के बारे में, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टेरेस्ट्रियल बायोम होता है ये लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलता है और ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ये जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ये जो डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, ये जो टाइगा और तुंद्रा देखने को मिलता है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं टेरेस्ट्रियल बायोम के। टेरेस्ट्रियल बायोम का मतलब क्या होता है? लैंड बेस्ड कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज। और ये जो लैंड बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं इनके अंदर बायोटिक इंटरेक्शंस भी देखने को मिलते हैं और ए बायोटिक इंटरेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। बायो में तो बट ऑब्वियस बात है लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलता है और रिलेटिवली स्टेबल होता है। ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं दे सर्व एज अ बैकबोन ऑफ अर्थ्स इकोलॉजिकल सिस्टम। आप समझ ही सकते हो, ये जो लंबे चौड़े फॉरेस्ट हैं, ये जो लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स हैं, ये सर्व करते हैं एज अ बैकबोन ऑफ द अर्थ्स इकोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है इसको इम्पैक्ट करने वाले, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है, किसी जगह का प्रेसिपिटेशन कैसा है, किसी जगह पे मॉइस्चर कैसा है। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये डिटरमाइन करती हैं किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल किस तरीके की देखने को मिलती है। अब सॉइल डिटरमाइन करेगी कि वहां पे वेजिटेशन कैसा होने वाला है, सॉइल डिटरमाइन करेगी कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होने वाले हैं, सॉइल डिटरमाइन करेगी कि वहां पे लाइफ कैसी होने वाली है। तो ये जो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी अफेक्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। इसके अलावा ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस, बड़ा सिंपल है। इक्वेटर के पास में
एक अलग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा और पोल्स के पास में एक अलग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। वैसे ही सी लेवल पे एक अलग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा और माउंटेन के ऊपर एक अलग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। तो ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस भी अफेक्ट करती हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। और इसके अलावा लाइट की अवेलेबिलिटी, सनलाइट की अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, वाटर बॉडीज के ऊपर अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, और वाटर बॉडीज के अंदर जहां पे सनलाइट ना के बराबर पहुंचती है वहां पे अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। तो बड़ा सिंपल है, ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं इनको अफेक्ट करने वाले मोटे मोटे कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं? एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, दूसरा सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशंस, और चौथा लाइट की अवेलेबिलिटी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, और भी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। अच्छा, ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को लिमिट करते हैं, ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक होता है मॉइस्चर और दूसरा होता है टेम्परेचर। दो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? एक है मॉइस्चर और दूसरा है टेम्परेचर। मॉइस्चर का मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी। वाटर की अवेलेबिलिटी किसी जगह पे कैसी है वो डिटरमाइन करेगी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसा होने वाला है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़िया है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाएगा, और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो डेजर्ट बन जाएगा। तो एक तो मॉइस्चर और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा फास्टर रेट पर देखने को मिलेंगी, और अगर टेम्परेचर बेहद कम है तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनका रेट बहुत स्लोअर देखने को मिलेगा। तो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर दो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में। आगे चलते हुए हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है सनलाइट। अब देखो आप, जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, और दूसरा सनलाइट। जो डीपर लेयर्स होती हैं वहां तक तो सनलाइट पहुंचती नहीं है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में दो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक ऑक्सीजन और दूसरा सनलाइट। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक मॉइस्चर और दूसरा टेम्परेचर। अच्छा, ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं इनको क्लाइमेट और वेजिटेशन के बेसिस पे तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? एक देखने को मिलता है ट्रॉपिकल बायोम। ये जो तीन ब्रॉड कैटेगरीज देखने को मिलती हैं ये देखने को मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। एक देखने को मिलता है ट्रॉपिकल बायोम, विद इन द ट्रॉपिक्स जो बायोम देखने को मिलता है उसको बोल देते हैं ट्रॉपिकल बायोम। दूसरा देखने को मिलता है टेम्परेट बायोम, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स जो बायोम देखने को मिलता है उसको टेम्परेट बायोम बोल देते हैं। और तीसरा देखने को मिलता है टुंड्रा बायोम, जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, जो स्नो कवर्ड रीजन्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है टुंड्रा बायोम। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो दुनिया भर में तीन कैटेगरी के बायोम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक ट्रॉपिकल बायोम, दूसरा टेम्परेट बायोम और तीसरा टुंड्रा बायोम। ये जो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं इनको फिर फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम देखने को मिलता है। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम है इसमें भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम देखने को मिलता है। सवाना बायोम देखने को मिलता है। यही जो ट्रॉपिकल बायोम है इसमें सवाना बायोम देखने को मिलता है, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। इसी में डेजर्ट बायोम भी देखने को मिलता है। टेम्परेट बायोम की अगर बात करें तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के अलावा मेडिटेरियन बायोम देखने को मिलता है। जो मेडिटेरियन सी है उसके इर्द गिर्द ज्यादातर ये मेडिटेरियन बायोम देखने को मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम देखने को मिलता है। और अगर बात करें तुंद्रा वाले रीजन की तो तुंद्रा वाले रीजन में आर्कटिक बायोम देखने को मिलता है, एल्पाइन बायोम देखने को मिलता है। आर्कटिक और एल्पाइन बायोम देखने को मिलता है।
ये एक टाइगा फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये कहां देखने को मिलता है? ये टेम्परेट बायोम वाले रीजन में देखने को मिलता है। ये जो फर्दर सब कैटेगराइजेशन है, इसको अगर देखें तो कई सारे बायोम जो हैं वो दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। इन बायोम्स में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोम्स हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, और नाम से ही क्लियर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये देखने को मिलता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मोटा मोटा अगर कहें तो इक्वेटर के इर्द गिर्द देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला बायोम होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। जो मंथली टेम्परेचर होता है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे हाई प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। जो रेनफॉल है वो लगभग मोर देन 200 सेंटीमीटर पर एनम देखने को मिलती है और थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेसिपिटेशन है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होगी। और इसीलिए ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनको कभी कभी ऑप्टिमम बायोम भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ऑप्टिमम बायोम बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है ऑप्टिमम बायोम? बिकॉज they provide optimal environmental conditions for the growth and development of plants and animals. एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, जैसे हाई प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट, इनफैक्ट रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दुनिया भर में जितनी भी लिविंग स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनमें से लगभग 40% से लेके 75% तक जो स्पीशीज हैं वो इसी बायोम में रहती हैं, वो इसी बायोम की नेटिव हैं। सोचो कितनी हाई बायोडाइवर्सिटी है कि दुनिया भर में जितनी भी लिविंग स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनमें से लगभग 40% से लेके 75% के बीच में जो स्पीशीज हैं वो इसी बायोम में देखने को मिलती हैं, इसी बायोम की नेटिव है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो बायोम है ये सिर्फ और सिर्फ 6% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया पे देखने को मिलता है। अर्थ के सिर्फ 6% एरिया पे लगभग 40 से लेके 75% ऑफ द लिविंग स्पीशीज देखने को मिलती हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है, या फिर ये कहें कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ये ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका का तो आपको पता ही है कि अंटार्कटिका जो है वो स्नो कवर्ड रहता है, तो यहाँ पे तो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पॉसिबल होता ही नहीं है। बाकी ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनके कुछ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और यही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इन एरियाज में, इन रीजन्स में हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। लगभग 15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज बात करें तो ऑन एन एवरेज लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर के अलावा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। लगभग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर देखने को मिलती है। और ये जो रेनफॉल है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा टाइम पीरियड देखने को नहीं मिलता जब सूखा हो, जब रेनफॉल ना हो। तो हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है और हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, हाई टेम्परेचर है, हैवी रेनफॉल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनमें एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है कि पूरे साल
इन पेड़ों के ऊपर पत्तियां देखने को मिलती हैं। साल में कोई भी टाइम पीरियड ऐसा नहीं होता जब पतझड़ हो, जब पेड़ अपनी पत्तियों को ड्रॉप करें। पूरे साल पेड़ों के ऊपर हरी पत्तियां देखने को मिलती हैं। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें जो ट्रीज होते हैं, उनमें कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी हाइट मोर देन 60 मीटर्स होती है, मतलब लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें डेंस एंड मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है, डेंस तो हमें पता है, मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन देखने को मिलती है। और अगर प्राइमरीली बात करें तो 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली लेयर को बुलाया जाता है फॉरेस्ट फ्लोर। ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है, ये बेसिकली लोवेस्ट लेयर होती है रेन फॉरेस्ट की। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको फॉरेस्ट फ्लोर बुलाया जाता है। अब देखो, ये फॉरेस्ट है, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है, तो इस लंबे चौड़े फॉरेस्ट में खूब सारी पत्तियां जो हैं वो नीचे की तरफ गिरेंगी। और ये जो पत्तियां हैं, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है। जब ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। तो ये जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, ये होता है रिच इन न्यूट्रिएंट। लेकिन ये फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर लंबे चौड़े प्लांट्स डेवलप नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे सनलाइट की डेफिशिएंसी होती है। क्यों होती है वो हमें समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाती है। तो सबसे जो लोवेस्ट लेयर होती है रेन फॉरेस्ट की, उसको क्या बुलाया जाता है, उसको फॉरेस्ट फ्लोर बुलाया जाता है। फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर अंडर स्टोरी देखने को मिलती है। फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर अंडर स्टोरी नाम की लेयर देखने को मिलती है। और ये जो अंडर स्टोरी नाम की लेयर होती है, ये बेसिकली ट्रांजिशन जोन है फॉरेस्ट फ्लोर और लगभग 20 फीट के बीच में। 20 फीट तक लगभग ये जो अंडर स्टोरी नाम की लेयर है, ये देखने को मिलती है। और ये जो अंडर स्टोरी नाम की लेयर है, इसमें रिलेटिवली बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। फिर इसके ऊपर जो लेयर देखने को मिलती है उसको बुलाया जाता है कैनोपी। क्या बुलाया जाता है? कैनोपी। और ये जो कैनोपी नाम की लेयर होती है, इसमें लंबे चौड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। ऐसे पेड़ जिन पे लंबे चौड़े पत्तियां देखने को मिलते हैं, एक तरीके से पूरी कवरिंग देखने को मिलती है लीव्स की, पत्तियों की। और फिर एक चौथी लेयर भी देखने को मिलती है, और वो होती है इमरजेंट लेयर। ये जो इमरजेंट लेयर होती है, ये टॉप मोस्ट लेयर होती है। और यहां तक रेन फॉरेस्ट के जो सबसे लंबे पेड़ होते हैं, जिनकी हाइट मोर देन 60 मीटर होती है, वो पहुंचते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। इनमें मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन देखने को मिलती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको फॉरेस्ट फ्लोर बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, इस पर सनलाइट ना के बराबर पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ये जो कैनोपी वाली लेयर है, यहाँ पे पेड़ों की पत्तियों का डेंस फोलियज देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर नहीं पाती है। दूसरी लेयर होती है अंडर स्टोरी, तीसरी होती है कैनोपी, और चौथी होती है इमरजेंट। मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन देखने को मिलती है इन रेन फॉरेस्ट में। बाकी ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें पुअर ग्राउंड वेजिटेशन देखने को मिलती है। बट अब ऐसी बात है कि जब नीचे वाली लेयर तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, तो जो ग्राउंड वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगी, तो पुअर ग्राउंड वेजिटेशन देखने को मिलती है। इतना हमें ऑलरेडी समझ में आ गया है कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में बेहद रिच होते हैं। इनफैक्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। इमेंसली रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अभी हम बात कर रहे थे कि लगभग 40% से लेके 75% तक जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं वो इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं, वो इसी बायो में देखने को मिलती हैं। तो दे आर बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो वहीं की स्पीशीज हैं, उनका भी नंबर बेहद हाई होता है, और हाई लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। अभी हम बात कर रहे थे कि खूब सारी पत्तियां जो हैं वो इस फ्लोर पे गिरेंगी, और ये जो पत्तियां हैं ये ऑर्गेनिक मैटर हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज होती हैं। तो हाई लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, एक तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये प्लांट्स
और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए इसको ऑप्टिमम बायोम भी बुलाया जाता है। कंडीशंस जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेसिपिटेशन, रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये सभी कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं, डेंस एंड मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन देखने को मिलती है। मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन की अगर बात करें तो सबसे नीचे वाली लेयर फॉरेस्ट फ्लोर होती है और सबसे ऊपर वाली लेयर इमर्जेंट होती है, बीच में एक अंडर स्टोरी देखने को मिलती है और कैनोपी देखने को मिलती है। पुअर ग्राउंड वेजिटेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं और हाई लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट के मेजर रीजंस की अगर बात करें तो हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, स्पेशली केरला में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, दे आर द रीजंस जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री के अंदर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये लंबा चौड़ा स्पॉट है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरी जो सेवन सिस्टर्स हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और हमारे कोस्टल रीजन्स में भी, जैसे तमिलनाडु वाले कोस्ट पे, उड़ीसा वाले कोस्ट पे, हमारे कोस्टल रीजन्स में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट के मेजर रीजन्स की अगर बात करें तो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी, वहां पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और हमारे जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दुनिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ दिस बायोम जो है वो अमेजोन बेसिन में देखने को मिलता है। अमेजोन बेसिन कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। अमेजोन बेसिन के अलावा कॉन्गो बेसिन में देखने को मिलता है। कॉन्गो बेसिन कहां पर है? अफ्रीका में है। और जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे भी लंबे चौड़े एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये जो मैप है इस मैप में आप देख सकते हो। इंडिया की अगर बात करें तो ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे, थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है देखने को मिलते हैं। बाकी दुनिया भर की अगर बात करें तो अमेजोन बेसिन है, अमेजोन बेसिन में लंबे चौड़े एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनके अंदर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीजें काम आती हैं। एक बार में ढंग से इनको अपने दिमाग में बिठाना, एक बार में बाइंड अप करना और फिर रिवीजन करना है मोटा मोटा। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।